नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी अहम लड़ाई देखने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का इतिहास ही पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि इस युद्ध के कारण ही भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। यह युद्ध बड़ा ही रोचक होने के साथ ही अपने देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसका गहन अध्ययन होना बेहद जरूरी है। उसके लिए हम देखेंगे कि यह युद्ध किसके बीच हुआ, युद्ध का मैदान क्या था। युद्ध क्षेत्र के मामले में हम यहाँ बस इतना ही उल्लेख कर रहे हैं कि यह युद्ध एक प्राचीन युद्ध के मैदान में हुआ था। यह वहाँ क्यों हुआ, यही हम समझना चाहते हैं। साथ ही उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या थी दोनों पक्षों की रणनीति, आखिर में कौन जीता और क्यों, अपने देश पे इसके दूरगामी परिणाम, ये सब समझने के लिए आपको इस ऐतिहासिक घटना को अंत तक देखना होगा। आइए पूछे गए एक एक प्रश्न को हल करें। पहले सवाल का जवाब, मुगलों के भारत में आकर बसने के लिए हुई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से सबसे पहली और महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर लड़ी गई यह बड़ी लड़ाई है। हैरानी की बात यह है कि यह युद्ध दो विदेशियों के बीच लड़ा गया था, लेकिन अंतिम परिणाम इस जमी को कोई अभिशाप के जैसा हुआ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक अवश्य देखें। यह इतिहास मुगल बादशाह बाबर के इर्द गिर्द ही ज्यादा घूमता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा और डीप समझना जरूरी है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतलक निगार खानम की गोद में हुआ था। बाबर अपने पिता से तैमूर लंग का वंशज था और अपनी मां से मुगलों का। तैमूर के बाद उसका विशाल राज्य उसके बड़े राजवंश में बंट गया। विरासत के अधिकारानुसार वर्तमान के उज्बेकिस्तान में फरगना प्रांत बाबर के पिता के आदि था। 11 वर्ष की आयु में ही अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण 9 जून 1494 को बाबर को राज्य प्राप्ति हुई। बाबर अपने आसपास के किसी भी अन्य शासक की तरह ही महत्वाकांक्षी था। उसके मन में समरकंद, जो उसके चचेरे भाई का राज्य था, वह जीतकर तैमूर की गद्दी पर बैठने की बड़ी चाह थी। उसके लिए वो लगातार 25 वर्ष प्रयास करता रहा। 3 बार समरकंद की राजधानी उसके हाथ में भी आ गई, लेकिन तीनों बार उसने उसे खो दिया। मध्य एशिया में घटे बाबर के संघर्ष की सच्ची कहानी एक काल्पनिक उपन्यास की तरह ही है। हम उसे भी अलग एपिसोड्स में जरूर कवर करेंगे, लेकिन यहाँ जानकारी के तौर पर इतना ही बता रहे हैं कि कई बार निराशा के गहरे अंधेरे में फंसने के बाद भी बिना हार माने उसने अथक परिश्रम किए और अंत में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1504 में उसने कंधार पर भी अधिकार जमा लिया। इस समय से उसकी सोच और उद्योगों का रुख अलग ही दिशा में मुड़ गया। काबुल प्रांत सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन है, लेकिन वहाँ हमेशा अनाज का अकाल रहता था। उस वजह से उसके पास बाहर जाकर दौलत लूटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और अब जबकि वह काबुल में ही आ बसा, अनजाने में भी उसका सिर पूरब की ओर मुड़ने से उसे सोने की चिड़िया हिंदुस्तान साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे उत्तर और पश्चिम में कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि वहाँ मुगल वंश के शैबानी खान ने हिरत यानी कि समरकंद पर कब्जा कर लेने से तैमूर के विस्तारित वंश में से बाबर इकलौता उत्तराधिकारी बच गया और उसे डर लगने लगा कि शैबानी खान जल्द ही अपनी जीवन यात्रा भी खत्म कर देगा। तो अगर जीवित रहना हो और सम्राट तैमूर के जैसी कीर्ति पानी हो तो हिंदुस्तान को ही जीतना होगा, यह उसे यकीन हो गया था। इसलिए अब से उसने अपनी नजर हिंदुस्तान पे रोक ली और उसके बाद उसने 4 बार हिंदुस्तान में पंजाब तक आक्रमण करके खूब लूटा। शुरुआत में ही जब उसने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू किया, तब उस प्रांत पर कभी उसके पूर्वज तैमूर का कब्जा था। इसलिए बाबर उस समय दिल्ली के तख्त पे विराजमान इब्राहिम खान लोदी से ये मांग करने लगा कि वह हमारी जमीन हमें वापस कर दे। किसकी जमीन, किसका अधिकार, कौन किससे मांग रहा है, क्या बताए। खैर, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे दिल्ली के अराजक कारोबार के बारे में पता चला और उसे विश्वास होने लगा कि वह उसे भी जीत सकते हैं। और उसी विश्वास के कारण ही हम जो युद्ध यहाँ देखेंगे वो घटित हुआ। इस युद्ध के लिए भारत पर यह उसका 5वां और आखिरी आक्रमण था। इसके लिए आइए संक्षेप में उस समय के हिंदुस्तान की स्थिति को समझते हैं। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अफगानी लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था। वह बहुत ही शकी, बेरहम और पुराने अमीरों के साथ जरा भी सहमत न होने वाला इंसान था। इसलिए उसके नेतृत्व में हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था में कोई जान नहीं बची थी। हर जगह अराजकता फैली हुई थी
और दिल्ली की सार्वभौमत्व का कब्जा उस शहर के बाहर ज्यादा नहीं बचा था। उसमें ही पंजाब का सूबेदार दौलत खान, जो उसका चाचा भी था, जो कि इब्राहिम खान के प्रशासन से बुरी तरह से उब चुका था, उसने भी सन 1524 में अपने ही सुल्तान से लड़ने के लिए बाबर से मदद मांगी। इतना ही नहीं, इब्राहिम का भाई अलाउद्दीन लोदी भी ठीक उसी समय नाराज होकर मदद के लिए बाबर के पास गया था। उसी समय एक अन्य हिंदुस्तानी शासक ने भी बाबर से इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने में मदद मांगी और बाद में भारत को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी, वह इतिहास ही तटस्थ भाव से बयां कर रहा है। केवल इसके लिए उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस युद्ध में यही एकमात्र सच्चा हिंदुस्तानी था। और यदि बाबर ऐसे आगरा से बुला कर भारत न आया होता तो वही दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने और भारत में हिंदू शासन को फिर से स्थापित करने के बहुत करीब आ चुका था। क्योंकि एक तो पहले भी कई बार इसने अपने ही बलबूते पर इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। उसमें इब्राहिम लोदी के अधीन दिल्ली सल्तनत का राज कारोबार भी बुरी तरह ढह गया था। इसलिए अगर उसने ही थोड़ा जोर लगाया होता तो अपने दम पर ही दिल्ली पर बादशाही को आसानी से जीत लेता। इस जबरदस्त पराक्रमी, शूर, वीर योद्धा, मेवाड़ी मर्द, राजपूत नायक का नाम है राणा संगराजित उर्फ राणा सांगा। अपने महान कौशल के कारण पूरे राजस्थान में वे बहुत आदरणीय बन चुके थे। इसलिए उस समय राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं का भी उनको पूरा समर्थन था। इतना होते हुए भी उन्हें दिल्ली की मुस्लिम सत्ता को जल्द से जल्द पूरी तरह से उखाड़ फेंकना था। तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर इसके लिए बाबर जैसे मजबूत राजा की मदद मिल जाए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि बाबर आएगा, जंग में मदद करेगा और तैमूर की तरह थोड़ी सी लूटपाट कर स्वदेश लौट जाएगा। फिर दिल्ली अपनी ही है, इसलिए राणा सांगा का निमंत्रण भी उसी समय उसके पास पहुंचा। यहाँ इन सभी अनुकूल परिस्थितियों को देखकर बाबर के लिए ऐसा महसूस करना स्वाभाविक था कि ऐसे अमीर देश को आसानी से अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसलिए 7 वर्षों में यह उसका 5वां आक्रमण था। इसमें वह हिंदुस्तान का शाही तख्त जीतकर यहीं रहने का निश्चय कर चुका था। राणा सांगा को जैसे ही उसकी योजना पता चली, वह बहुत पछताए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। देश की राजनीति में कोई भी फैसला लेते समय हर तरफ से सोचना बहुत जरूरी है। इसमें इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी विदेशी की मदद लेने से विदेशी ने अपनी ही रोटी सेककर मकान मालिक को ही बेदखल कर दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वह इसका एक तात्कालिक उदाहरण है। खैर, पहले बाबर ने अलाउद्दीन के अधीन एक सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की। शुरुआत में तो अलाउद्दीन को अच्छी सफलता मिली, लेकिन जैसे ही वह ढीला पड़ गया, दिल्ली के पास इब्राहिम लोदी की सेना ने उसे बुरी तरह से खदेड़ बाहर किया। इसलिए उसे भागकर पंजाब तक पीछे हटना पड़ा। यह समाचार सुनते ही बाबर खुद विशेष तैयारी के साथ जनवरी 1526 के बीच अलाउद्दीन की सहायता के लिए चल पड़ा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, भूमि के द्वारा मतलब जमीन से भारत पहुँचने का एक ही रास्ता था। वह था देश की उत्तर पश्चिम दिशा से खैबर खिंड या खैबर पास से आने वाला रास्ता, जो उस समय अब के पाकिस्तान व्याप्त भारत में था। यदि इस खिंड को मजबूत लश्करी थाने बनाकर अच्छी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया होता और आने वाले विदेशी आक्रमणों को वही रोककर वापस लौटा दिया होता, तो इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोगली मूल लोगों से संरक्षण करने के लिए चीन द्वारा बनाई गई विशाल दीवार। वो इतिहास भी हम आगे किसी अलग एपिसोड में समझ के लेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी दूरदृष्टि किसी भी एतद्देशीय शासक ने कभी नहीं दिखाई और इसीलिए इस मार्ग से ही हुए विदेशी आक्रमणों के कारण इस देश को बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी भयानक भोग भुगतने पड़े। और यहीं पे यह उल्लेख करना उचित होगा कि पानीपत पर ही हुए तीसरे महायुद्ध के कारण ही यह दिशा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। हम उस इतिहास का एक अलग प्रकरण में अध्ययन करेंगे। इधर बाबर ने भी इसी खैबर पास से भारत में प्रवेश किया और दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही ये खबर इब्राहिम लोदी तक पहुंची, वह सेना जुटाकर बाबर की ओर बढ़ा और दिल्ली से पहले ही उसे रोकने के लिए पानीपत के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आ रुका। अब यहाँ सवाल यह है कि पानीपत ही बार बार महायुद्ध का क्षेत्र क्यों बन रहा था? सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों समय पे भी जरा ध्यान दें। अजी यहाँ इस भाग का समय समाप्त हो गया है।
और इसलिए अगले भाग में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। इस आश्वासन के साथ आज हम यही रुक रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।